तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने बांकेलाल की स्टोरी लेके आया हूँ, मुकद्दर का धनी। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह के महल में बांकेलाल के दिन बड़े मज़े से गुजर रहे थे। महल में उसके खाने पीने में कोई कमी नहीं थी। एक दिन बांकेलाल दरबार में बैठा हुआ था कि तभी दुहाई है महाराज, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। अरे यह तो नगर सेठ सुदर्शन पाल है, लेकिन यह इस तरह फटे हाल क्यों है? फरियादी, तुम्हें जो भी कहना है साफ साफ कहो। महाराज, मेरी वर्षों की गाढ़ी कमाई को चोर चुरा कर ले गए, मैं बर्बाद हो गया। क्या हमारे राज्य में चोरी? महामंत्री धर्म सिंह, आप स्वयं जल्दी से जल्दी इस चोरी का और चोर का पता लगाएं। सेठ सेठ जी का चोरी गया धन इन्हें हर हाल में वापस मिलना चाहिए। जी महाराज। लेकिन महामंत्री धर्म सिंह इससे पहले कि उस चोरी का पता लगा पाते कि दूसरे दिन ही दरबार में नगर का एक और मशहूर सेठ चक्रधर फटेहाल पहुंचा। और क्या तो तुम्हारे यहाँ भी सेंध लग गई? जी महाराज, मैं तो इस चोरी के कारण दाने दाने का मोहताज हो गया हूँ। मेरा कारोबार लेन देन का था, इसलिए मैं बाजार का इतना कर्जदार हो गया हूँ कि अब मेरे सामने आत्महत्या कर लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं रह गया है। सुबक सुबक। निराश ना हो सेठ चक्रधर, हम शीघ्र ही न केवल चोरों को पता लगवा लेंगे, बल्कि जल्दी ही आपको आपकी चोरी गया धन भी वापस दिलवा देंगे। और हाँ, तब तक आपके सारे खर्चे राज्य की ओर से पूरे किए जाएंगे। इस तरह चक्रधर को आश्वासन देकर विदा किया गया। लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी नगर में हुई चोरी की वारदातों का कोई सुराग नहीं लग सका। उफ, अब मैं किस तरह महाराज को अपनी असफलता की कहानी सुनाऊं, जबकि चोर पूरी तरह सक्रिय थे। संपत, जल्दी जल्दी सेठ की सारी संपत्ति बटोरो और निकल चलो यहाँ से। हाँ चंपत राम, यहाँ हमारे यहाँ से जल्दी ही चंपत हो लेने में ही हमारी भलाई है, क्योंकि इस समय राज्य की सेना सिर्फ हमारी ही तलाश में है। इसी कारण स्वयं राजा, मंत्रीगण व राज्य के सारे सैनिक अधिकारी हैरान व परेशान थे। महामंत्री जी, यह सब क्या हो रहा है? आप नगर में हो रहे चोरियों को रोकने व चोरों को गिरफ्तार करने का कोई उपाय क्यों नहीं करते? महाराज, मुझे खेद है, मैं लाख यत्न करने के बाद भी नगर के मामूली चोरों को नहीं पकड़ सका। इसी कारण मैं हैरान व परेशान हूँ। लेकिन मैं और शायद आप भी इसी हैरानी व परेशानी के कारण बांकेलाल जी जैसे विलक्षण बुद्धि वाले व्यक्ति को भूल गए हैं। वार्तालाप में अपना नाम आते ही बांकेलाल मन ही मन चौंक गया। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो महामंत्री धर्म सिंह? महाराज, नगर में हो रही चोरियां और चालाक चोरों के विषय में यदि कोई सुराग लगा सकता है तो वह है बांकेलाल जी। ओह, यह महामंत्री का बच्चा पता नहीं अब मेरे खिलाफ कौन सा षड्यंत्र रचने जा रहा है। ओह, वाकई हम बांकेलाल जी जैसे दूरदर्शी, बुद्धिमान व बहादुर हस्ती के अपने पास होते हुए भी व्यर्थ ही चिंतित हो रहे थे। तो बांकेलाल जी, हम नगर में हो रही चोरियों व चोरों को पता लगाने की पूरी जिम्मेदारी आप पर डालते हैं। जी हाँ महाराज, क्यों नहीं क्यों नहीं। कमबख्त, कैसे सुख और चैन के दिन कट रहे थे, पर बुरा हो इस बूढ़े महामंत्री का। लगता है इसे मेरा सुख चैन अच्छा नहीं लगता। देख लूँगा कभी इस बूढ़े को भी। जबकि बांकेलाल के मन में उठ रहे विचारों से अनभिज्ञ राजा उससे कह रहा था, हमें आपसे इसी उत्तर की उम्मीद थी बांकेलाल जी। महामंत्री जी, उन चोरों के खोज कार्य में जो धन या सुविधा की आवश्यकता हो वह बांकेलाल जी को खजाने से दी जाए। जी महाराज। इस तरह बांकेलाल नगर के चोरों की खोज में निकल पड़ा। उल्लू राजा, भला यह भी कोई बात है? जिन चोरों को पूरे राज्य की सेना न पकड़ सकी उन्हें मैं अकेला कैसे पकड़ सकता हूँ? राजा समझता है कि मेरे पास अलादीन का चिराग है जो मैं चोरों को पता लगा लूँगा। और खैर, मुझे क्या, राज्य की ओर से उन चोरों की खोज के लिए मुझे जो धन सुविधा मिलती है, क्यों ना उससे मौज उड़ाऊँ। फिर चोरों की खोज के लिए प्रतिदिन राजा की ओर से मिलने वाले धन से वह खूब मौज उड़ाने लगा। वाह वाह, क्या नाचती हो चमेली जान, बस दिल निकाल लेती हो। और बांकेलाल ने खुश होकर उसे एक हार इनाम में दिया। हम तुम्हारे नाच से खुश होकर यह हार तुम्हें देते हैं। असली मोतियों का है, बहुत कीमती होगा। अपने बाप का क्या है, चोरों को पकड़ने के लिए जो धन मिल रहा है उसी से खरीदा है। इस तरह मौज उड़ाते बहुत दिन हो गए तो एक दिन बांकेलाल ने सोचा, अरे मौज मस्ती करते बहुत दिन हो गए, अब यहाँ से 9 2 11 हो ले बेटा बांकेलाल, नहीं तो राजा विक्रम सिंह किसी दिन अब तक का सब खाया पिया निकाल देंगे। और यह सोचते ही एक दिन बांकेलाल घोड़े पर सवार हो वहाँ से भाग निकला। जब वह नगर से बाहर बनी एक पुरानी इमारत के सामने से गुजर रहा था तो इमारत के अंदर से आती आवाज़ें सुनकर वह चौंक पड़ा। देखो रामू, मेरे पास यह 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं, उनमें से 1500 स्वर्ण मुद्राएं मैं तुमको देता हूँ। वास्तव में वह उस पुरानी इमारत में एक पाठशाला थी जिसमें अध्यापक बच्चों को गणित पढ़ा रहा था।
और वह 350 स्वर्ण मुद्राएं कालू को दे दी, तो बाकी यह मेरे पास 98,150 स्वर्ण मुद्राएं फिर भी बची है ना। जबकि पाठशाला के बाहर खड़े बांकेलाल की आंखें एक नई शरारत के लिए चमक रही थी। हे भगवान, इस टूटी फूटी इमारत में 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं! मैं आज ही इस इमारत में झाड़ू फेर दूंगा, फिर 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं के हाथ लगते ही मैं किसी दूसरे राज्य में जाकर ऐश्वर्य से रहूंगा। मन में यह विचार लिए बांकेलाल एक बार फिर आगे की ओर चल पड़ा। उस रात नगर के प्रत्येक स्थान पर सैनिक पूरी सतर्कता से पहरा दे रहे थे, लेकिन उन सैनिकों की नज़रों से अपने आप को बचाते हुए दोनों चोर चंपत और संपत सेठ जुगनू आड़तिया की दुकान की ओर बढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद वे दोनों सेठ जुगनू आड़तिया की दुकान पर छत से नकब काट कर उनकी दुकान के माल को साफ करने में लगे हुए थे। वाह भाई संपत, आज तो हमारी आशा से अधिक संपत्ति हमारे हाथ लगी है। हाँ भाई चंपत, अगर हम इस माल को लेकर चंपत हो जाने में सफल हो गए तो यह हमारे जीवन की सबसे बढ़िया चोरी होगी, हमें माला माल कर देगी और फिर हम कभी चोरी नहीं करेंगे। फिर जैसे ही वो दोनों चोरी के माल के साथ छत पर पहुंचेगी, तभी एक सैनिक की नज़र उन पर पड़ गई। दरोगा जी, वह सामने छत पर देखिए, वह दोनों कौन हैं? अगले पल जब दोनों ने उन सैनिकों को देखा तो चंपत भाई, खतरा, भागो! ए खबरदार, कौन हो तुम लोग? नीचे उतर कर यहाँ आओ। दोनों बगल वाली छत पर कूदते हुए भाग निकले। जब तक सैनिक छत पर पहुंचे, चोर एक छत से दूसरी छत फांदते हुए जल्दी ही उनकी नज़रों से ओझल हो चुके थे। वो पता नहीं कमबख्त कहाँ भाग निकले। हाँ दरोगा जी, अगर वे दोनों चोर हमारे हाथ लग जाते तो राजा की ओर से हमें अच्छा खासा इनाम मिलता। अभी दरोगा नेकचंद और सैनिक उन चोरों के निकल भागने पर अफसोस कर ही रहे थे कि तभी, नेकचंद, यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? ओह महामंत्री धर्म सिंह जी, यहाँ इस समय? वो हम लोग नगर के उन्हीं मशहूर चोरों का पीछा कर रहे थे, लेकिन अफसोस वह हम लोगों को धोखा देकर निकल भागने में सफल हो गया है। क्या तो तुम लोगों ने उन चोरों को देखा है? जी हाँ हुजूर, वो दोनों चोर अभी अभी इस ओर भागे हैं। ठीक है नेकचंद, तुम लोग मेरे साथ उस ओर चलो जिधर वह चोर भागे हैं। हमें चूंकि पहली बार उनका कोई सुराग मिला है, अतः हमें आसानी से हार मानकर उनका पीछा नहीं छोड़ देना चाहिए। जी हुजूर। फिर स्वयं महामंत्री नेकचंद और सैनिकों के साथ चोरों की खोज में चल पड़ा। इधर बांकेलाल आधी रात में नगर के बाहर वीराने में बनी पाठशाला की उस टूटी फूटी इमारत के सामने पहुंचा। तो 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करने के लिए अब मुझे इस इमारत में प्रवेश करना पड़ेगा। एक बार स्वर्ण मुद्राएं मेरे हाथ लग जाए तो दरवाज़ा तो इस इमारत का कोई खास मजबूत मालूम नहीं पड़ता, थोड़े से ही यत्न करने से खुल जाना चाहिए। खैर देखता हूँ। दरवाजे के पास पहुंचकर बांकेलाल ने जैसे ही दरवाजे पर हल्का सा दबाव डाला तो अरे, यह तो पहले से ही खुला हुआ था। लगता है कुदरत भी इस चोरी में मेरी सहायता कर रही है। अब शीघ्र ही मैं 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं का स्वामी होऊंगा। इमारत के अंदर पहुंचकर आखिर वह कौन सा कमरा हो सकता है जहां वे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं होगी। तभी ओह, उस सामने वाले कमरे के दरवाजे की झिर्री से रोशनी बाहर आ रही है। मुझे देखना चाहिए कहीं इमारत के स्वामी जाग तो नहीं रहे। फिर दरवाजे की झिर्री से कमरे का दृश्य देखते ही बांकेलाल बुरी तरह चौंक पड़ा। हे भगवान, यहाँ तो सोने के आभूषणों का भंडार है, और शायद उसके चौंकने के कारण ही दरवाजे पर हल्का सा दबाव पड़ा तो वह दरवाज़ा खुल गया। कौन है? हे भगवान, खतरा, भागो बेटा बांकेलाल, वरना तुम्हारी खैर नहीं। और अंदर चोरी के माल का बंटवारा करते चंपत और संपत बांकेलाल को देखकर घबरा गए। तभी अरे, यह तो भाग रहा है। चंपत भाई, हो ना हो यह कोई मुसाफिर था या फिर हमारी ही बिरादरी का था। हाँ, लगता तो यही है, लेकिन अब इसके इस तरह निकल भागने से हमें खतरा हो सकता है। इसे रोको। अगले ही पल, ए रुको, खबरदार, भागने की कोशिश मत करो वरना मारे जाओगे। लेकिन जब बांकेलाल ने उनकी धमकी की परवाह नहीं की, तब संपत ने अपने कपड़ों में छुपा खंजर निकाला। बचकर कहाँ जाएगा बच्चू, अभी देखता हूँ तुझे। और अगले ही पल संपत ने खंजर फेंक मारा। आई! दरवाजे से बाहर निकलकर घायल बांकेलाल ने उन मुख्य दरवाजे के बाहर से कुंडी लगा दी। हाय बेटा बांकेलाल, जब तक इस इमारत के स्वामी किसी अन्य रास्ते या तरीके से बाहर बाहर निकले, जान बचानी है तो भाग ले यहाँ से, नहीं तो चोरी के अपराध में पकड़ा जाएगा। फिर बांकेलाल निकट ही खड़े अपने घोड़ों की तरफ बढ़ा ही था कि तभी चोरों की तलाश में निकला महामंत्री वहां पहुंचा और बांकेलाल को देखकर चौंक पड़ा। अरे बांकेलाल, तुम यहाँ इस समय? बुरे फंसे बेटा बांकेलाल, जबकि महामंत्री यहाँ पहुंच ही गया है तो शीघ्र ही तेरी चोरी वाली योजना की पोल खुल जाने वाली है, और अब तुझे लाख स्वर्ण मुद्राएं नहीं बल्कि कारागार की चक्की आटा पीसने को मिलेगी।
क्या बात है बांके, अरे तुम्हारे कंधे में खंजर, खून, तुम्हारा यह हाल किसने और क्यों किया? वह वो इमारत अपने चोरी की पोल खुलते देख भय से बांकेलाल की आंखों के सामने अंधेरा छाता चला गया और अगले ही पल अरे यह तो बेहोश हो गया। नेकचंद अभी बांकेलाल इस इमारत के बारे में कुछ संकेत करते हुए शायद कुछ बताना चाहते थे, लेकिन बीच में बेहोश हो गए। तुम इस इमारत में प्रवेश कर यह जानने की कोशिश करो कि बांकेलाल आखिर हमसे क्या कहना चाहता था। जी हुजूर। जबकि पाठशाला की इमारत के अंदर उफ कमबख्त हमारे खंजर से घायल तो हो गया था, लेकिन जाते जाते हमारे लिए एक मुसीबत पैदा कर गया। दरवाज़ा बाहर से बंद कर गया। अब क्या होगा? भाई चंपत, तू जल्दी से अंदर से सारी संपत्ति उठा ला, तब तक मैं इस दरवाजे को तोड़ने का यत्न करता हूँ। हाँ भाई संपत, अब हमारा यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चंपत हो जाना ही ठीक है, क्योंकि मुझे वह घायल खतरे का अवतार मालूम होता है। फिर चंपत अंदर कमरे में पड़ा चोरी का माल लेने चला गया और संपत अपने कंधों के जोर से दरवाज़ा तोड़ने का यत्न करने लगा। और बाहर अरे यह क्या लगता है, अंदर से कोई दरवाज़ा को तोड़ने का यत्न कर रहा है, लेकिन रात को इस समय भला कौन हो सकता है? फिर दरोगा नेकचंद के आदेश पर जब एक सैनिक ने दरवाजे पर लगी कुंडी खोली तो मैं मरा, भड़ाक। अरे यह तो उन्हीं दोनों में से एक मालूम होता है जिसकी तलाश में हम लोग भटक रहे हैं। क्यों, तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? संपत बेटा, अब तेरे यहाँ से चंपत हो लेने में ही भलाई है। फिर संपत ने जैसे ही भागने की कोशिश की तो सैनिक ने उसे पकड़ लिया। भागकर कहाँ जाओगे बच्चू? उफ, अब तो फंस गया मैं चक्कर में। तो तुम चोर हो, लेकिन तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? जी वो। तभी हुजूर, यह देखिए इसका दूसरा साथी, पकड़ लो इसे भी। नेकचंद, इन थैलों की तलाशी लो। फिर जब उन थैलों को खोलकर देखा गया तो हमारा संदेह ठीक ही निकला। तुम दोनों ही वह चोर हो जिनके कारण आजकल नगर की प्रजा और राजा की रातों की नींद उड़ी हुई है। और मेरे ख्याल से तुम दोनों ने ही हमारे प्यारे बांकेलाल जी को घायल किया है, जो अभी तक बेहोश पड़े हैं। क्यों? जी हुजूर। सैनिकों, ले चलो इन दोनों को, कल सुबह इनको महाराज के सामने पेश किया जाएगा। और नेकचंद, तुम तुरंत बांकेलाल जी को उठाकर महल में पहुंचाओ, उनकी तुरंत राजवैद्य से चिकित्सा करानी है। जी हुजूर। फिर 2 दिन बाद जब बांकेलाल को होश आया तो ओह शुक्र है बांकेलाल, भगवान का, बांकेलाल को होश आ गया। क्या? क्या होश? लेकिन मुझे हुआ क्या था? और राजवैद्य जी आप यहाँ? अचानक बोलते बोलते बांकेलाल के दिमाग को एक झटका सा लगा और अगले ही पल होश खोने से पहले का दृश्य उसके मानस पटल पर घूमने लगा। तभी क्या सोचने लगे बांकेलाल, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं चोरी, इसमें क्षमा मांगने की क्या बात है बांकेलाल? बेशक तुम चोरों को अपने हाथों से गिरफ्तार नहीं कर सके, लेकिन तुम्हारे ही प्रयत्न से महामंत्री उन चोरों को पकड़ने में सफल हुए हैं। वाकई बांकेलाल, हम मानते हैं कि तुम असाधारण विद्वान ही नहीं बल्कि एक बहादुर इंसान हो। उन चोरों के लिए तुमने अपनी जान की बाजी लगा दी। भाई वाह, जवाब नहीं तुम्हारी कर्तव्य परायणता का। और राजा की पूरी बात सुनते ही बांकेलाल के मस्तिष्क में एक धमाका सा हुआ। वाह, अरे चोर सचमुच ही पकड़े गए। मैं तो यह सोचकर घबरा रहा था कि चोरी के माल के साथ मुझे ही चोर समझकर पकड़ लिया जाएगा। अरे जब ऊपर वाला मुझ पर छप्पड़ फाड़ कर दे रहा है तो मुझे लेने में क्या हर्ज है? बेटा बांकेलाल, चुपचाप झोली भरते रहो। क्या बात है बांकेलाल, इस समय तुम्हें ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रही है? जी महाराज, कोई खास नहीं। बांकेलाल जी, आप तनिक भी चिंता न करें, मैंने अपने घर से संजीवनी सुधा रस मंगाया है, जिसकी 4 बूंदें पीते ही आपका घाव न केवल भर जाएगा बल्कि आपकी कमजोरी भी जाती रहेगी। हाँ वैद्य जी, बांकेलाल जी को कल तक पूर्ण स्वस्थ होना जरूरी है, क्योंकि कल नगर के कुछ व्यापारियों ने इन्हें सम्मानित करने के लिए एक विशेष समारोह का आयोजन किया है। ऐसा ही होगा महामंत्री जी। और दूसरे दिन बांकेलाल पूरी तरह स्वस्थ राज दरबार में ही नगर के व्यापारियों द्वारा आयोजित समारोह में बैठा था। सज्जनों, मैं महामंत्री धर्म सिंह विशालगढ़ राज्य तथा नगर के प्रतिष्ठित व्यापारियों की ओर से बांकेलाल जी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अपनी जान पर खेल कर न केवल व्यापारियों का चोरी गया धन वापस दिलवाया है, बल्कि इन्हीं के प्रयत्नों से चोर पकड़े गए हैं। अतः मैं राज्य की ओर से बांकेलाल जी को 101 तथा नगर व्यापारियों की तरफ से 501 स्वर्ण मुद्राएं उपहार स्वरूप भेंट करता हूँ। बांकेलाल जी मंच पर आकर उपहार ग्रहण करें। उपहार लेते समय बांकेलाल सोच रहा था, कमबख्त, इस राजा से तो ये नगर सेठी अच्छे हैं जो मुझे 501 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दे रहे हैं। वाह बेटा बांकेलाल, वाकई तो मुकद्दर का धनी है। बांकेलाल की जय। और यह समारोह पूरी तरह समाप्त भी नहीं हुआ था कि तभी महाराज की जय हो, शीतलगढ़ का विशेष राजदूत आपके दरबार में पेश होने की इजाज़त चाहता है। राजदूत को
सम्मान के साथ यहाँ लाया जाए। फिर महाराज की जय हो। कहो राजदूत, कैसे आना हुआ? हमारे महाराज विजेंद्र सिंह ने आपसे अनुरोध किया है कि आप कुछ दिनों के लिए अपने राज अतिथि बांकेलाल जी को मेरे साथ भेज दें, क्योंकि इस समय हमें बांकेलाल की मदद की आवश्यकता है। बांकेलाल की मदद की आवश्यकता? राजदूत, तुम्हें जो कहना है साफ साफ कहो। महाराज, हमारी राजकुमारी सपनलता को 10 सींगों वाला एक राक्षस उठाकर ले गया है। बहुत यत्न करने के बाद भी हम उस राक्षस को पता लगा सकने में असफल रहे हैं, लेकिन हमारे महाराज को पूरा यकीन है कि बांकेलाल जी अवश्य ही राजकुमारी को राक्षस की कैद से मुक्त कराने में सफल होंगे। उफ बेटा बांकेलाल, फिर एक नई मुसीबत। लगता है तेरी किस्मत में मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। उन दिनों बांकेलाल विशालगढ़ ही नहीं, आसपास के सारे राज्यों में लोकप्रिय था। अवश्य राजदूत, हमें अपने मित्र के किसी काम आने पर बेहद खुशी होगी, और बांकेलाल, हमें विश्वास है कि तुम हमारी जुबान की इज्जत रखते हुए शीतलगढ़ अवश्य जाओगे। जी मैं। और उससे पहले कि बांकेलाल कुछ कहता कि तभी महाराज बांकेलाल जी और आपकी बात काट दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों बांकेलाल जी? जी हाँ महाराज, हमें तुमसे ऐसे ही उत्तर की आशा थी बांकेलाल। कमबख्त, मुझे मौत के मुंह में धकेल कर कैसे खुश हो रहे हैं सब। बांकेलाल की जय, बांकेलाल की जय। महाराज, मैं शीतलगढ़ जाऊंगा अवश्य, लेकिन राजदूत के साथ नहीं, अकेला जाऊंगा, और वह भी आज नहीं कल जाऊंगा, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर शीतलगढ़ का राजदूत उस दिन वापस लौट गया, और बांकेलाल दूसरे दिन पूरी तैयारी के साथ शीतलगढ़ की ओर चल पड़ा। ईश्वर तुम्हें इस बार, हर बार की तरह इस बार भी सफलता प्रदान करे। फिर लगातार यात्रा के बाद बांकेलाल जब एक घने जंगल से गुजर रहा था तो वाह, इतनी बढ़िया सुगंध! भला यह किस चीज़ की सुगंध हो सकती है? कुछ दूर आगे बढ़ने पर वाह अद्भुत, इतनी सुंदर हिरनी और हिरण! अगर मैं इन्हें मार लूँ तो इनकी खाल की मुझे अच्छी कीमत मिल सकती है। मन में यह विचार आते ही बांकेलाल ने घोड़ी की पीठ पर लटक रही दोनों तलवारें निकाली, जो अगर मैं एक साथ आक्रमण करके इन दोनों को न मार सका तो हो सकता है इनमें से एक भाग निकले, और दबे दबे अंदाज में निकट ही घास चर रहे हिरण और हिरनी की ओर बढ़ा। ठीक उसी समय हिरनी और हिरण पर घात लगाए बैठे एक शेर ने छलांग लगाई। अरे बाप रे! भयभीत बांकेलाल पलटा और फिर, धन्यवाद मित्र, तुमने मेरे और मेरी हिरणी के जीवन की रक्षा की है। अतः बदले में मैं तुम्हें यह कस्तूरी देता हूँ, जिसकी सुगंध के आगे सब सुगंध छिप जाती है। आए। इतना कहकर हिरण ने अपनी नाभि में लगी कस्तूरी अपने मुंह से निकालकर बांकेलाल के सामने डाल दी। फिर शीतलगढ़ पहुंचने पर बांकेलाल का राजा द्वारा भव्य स्वागत हुआ। आओ आओ बांकेलाल जी, आपके आ जाने से मेरा खोया हुआ विश्वास पुनः लौट आया है। मुझे विश्वास है कि आप 10 सींगों वाले राक्षस से मेरी बेटी को अवश्य ही मुक्त करा लाएंगे। मूर्ख, मुझे क्या पड़ी है कि मैं तेरी बेटी के लिए अपनी जान मुसीबत में डालूं। जी हाँ महाराज, आपके विश्वास को ठेस न लगे इसका मैं पूरा ख्याल रखूंगा। और फिर उस रात उसे 36 प्रकार के स्वादिष्ट भोजन कराया गया। वाह क्या नीति है! बलि के बकरे को खिला पिलाकर मस्त कराया जा रहा है, लेकिन मेरा नाम भी बांकेलाल है। निपट लूँगा इस राजा के बच्चे से भी। और दूसरे दिन दरबार में, बांकेलाल जी, उस राक्षस की खोज के लिए आपको किस तरह की आवश्यकता हो हमें बताएं। महाराज, सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहूँगा कि वह राक्षस राजकुमारी जी को उठाकर किस दिशा में ले गया है। उत्तर दिशा में और जंगल की ओर। ठीक है महाराज, आप मेरे साथ 5 सैनिक भेज दें। मैं अभी राजकुमारी जी की खोज में जाना चाहता हूँ। फिर 5 सैनिकों के साथ बांकेलाल राजकुमारी समनलता की खोज में उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। हे भगवान, सब कुछ हो, लेकिन मेरा सामना उस 10 सिंगों वाले राक्षस से ना हो। फिर मैं कुछ दिनों की तलाश के नाटक के बाद यहाँ के राजा से क्षमा मांगकर अपनी जान बचा लूँगा। और बांकेलाल अपने 5 सैनिक साथियों के साथ जंगल में कुछ ही आगे बढ़ा था कि तभी अगले ही पल, वाह मानव, आज तो भोजन खुद चलकर मेरे पास आया है। वाह, उफ, आज तो मारे गए 10 सींगों वाला राक्षस। देखते ही देखते राक्षस एक एक करके 5 सैनिकों को खा गया, और अंत में, मुझे छोड़ दीजिए राक्षस राज, मैं आपके बहुत काम आऊँगा। बस एक बार आप मेरी जान बख्श दीजिए। तुम एक अदना से इंसान और मेरी किसी काम आओगे? जी राक्षस राज, मैं आपके भोजन के लिए प्रतिदिन 5 ऐसे ही हट्टे कट्टे सैनिक यहीं पहुंचा सकता हूं। तुच्छ मानव, तू मुझे मूर्ख समझता है। मैं तेरी बातों को कदापि भरोसा नहीं कर सकता। राक्षस राज, मैं भगवान शिव की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं प्रतिदिन 5 सैनिक को आपकी सेवा में हाजिर किया करूंगा।
बांकेलाल की बात सुनकर राक्षस सोचने लगा, अगर यह अपने कथा अनुसार प्रतिदिन 5 मनुष्यों को यहीं ले आया करे तो मुझे अपने भोजन की तलाश में भटकना ना पड़े। और अब चूंकि मेरा पेट भी भर चुका है तो क्यों ना मैं इसकी बात मानकर इसे छोड़ दूं। यह सोचकर, ठीक है मनुष्य, मैं तेरी बात पर यकीन किए लेता हूँ, लेकिन याद रख मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना, वरना राक्षस राज मैं आपको धोखा देने का कभी प्रयत्न नहीं करूँगा। इस तरह 10 सींगों वाले राक्षस से अपनी जान बचाकर बांकेलाल जब वापस राजमहल पहुंचा तो, आओ बांकेलाल, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, लेकिन हमें तुम्हारे साथ वे 5 सैनिक नहीं दिखाई दे रहे जो तुम्हारे साथ गए थे। क्या सैनिक अभी तक वापस नहीं लौटे? बांकेलाल ने चौंकने का शानदार अभिनय किया। तुम इस तरह चौंके क्यों बांकेलाल? 5 सैनिक तो तुम्हारे साथ ही थे, फिर वे तुम्हारे साथ नहीं लौटे तो इसका कारण भी तुम्हें ही मालूम होगा। जजी महाराज, दरअसल हमारे जंगल में प्रवेश करते ही एकाएक जोरों की आंधी चली और फिर वे 5 सैनिक मुझसे बिछड़ गए और मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचने में सफल हो पाया हूँ। वह पता नहीं वे सैनिक रास्ता भटक गए हैं या किसी मुसीबत में फंस गए हैं। खैर बांकेलाल, तुम भोजन करके विश्राम करो, बाकी कल देखा जाएगा। दूसरे दिन दरबार में, सेनापति, हमारे 5 सैनिक वापस लौटे या नहीं जो कल बांकेलाल के साथ गए थे? जी नहीं महाराज। मूर्ख राजा, तुम्हारे वे 5 सैनिक अब उस दुनिया में पहुंच चुके हैं जहां से आज तक कोई नहीं लौटा, और मैं धीरे धीरे तेरी सारी सेना भी वहीं पहुंचा दूंगा। बड़ा आया था मुझे मौत के मुंह में धकेलने वाला। बांकेलाल, तुम्हारा आज का क्या कार्यक्रम है? महाराज, मैं आज भी उस 10 सींगों वाले राक्षस की तलाश में जाऊंगा, किंतु आज हम सिर्फ 6 लोग जाएंगे, यानी एक मैं और मेरे साथ 5 बहादुर सैनिक। सेनापति, तुम सेना के 5 बहादुर सिपाही बांकेलाल के साथ भेज दो। जी महाराज। फिर बांकेलाल 5 सैनिक के साथ उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। काश इन्हें पता होता कि यह राजकुमारी की खोज में नहीं, मौत के मुंह में जा रहे हैं। फिर बांकेलाल सैनिक सहित उस जब राक्षस द्वारा निर्देश स्थान पर पहुंचा तो, अरे जंगल में इतना सुंदर महल, भला यह महल किसका हो सकता है? आओ देखे इसमें कौन रहता है। राजकुमारी, यह मेरे प्राणों प्रिय तोता है, कोई इसकी तरफ टेढ़ी नज़र से भी देखेगा तो मैं इसकी बोटी बोटी चबा जाऊंगा। और राजकुमारी, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन अरे यह क्या मानव गंध, देखें कौन आया है मौत के मुंह में। अगले ही पल 10 सींगों वाला राक्षस, आहा मानव, मैं तुमसे खुश हुआ, वाकई तुमने मेरे लिए उत्तम भोजन का प्रबंध किया है। राक्षस राज, मैं तो आपकी हमेशा ऐसे ही सेवा करने के लिए वचनबद्ध हूँ। आपका भोजन हाजिर है, भोजन कीजिए। ओह धोखा? क्या धोखा? नहीं मानव, मैं इन्हें नहीं खाऊंगा, बल्कि मुझे अपने देवता सुम्बा शैतान को प्रसन्न करने के लिए ऐसे ही 101 मनुष्यों की आवश्यकता है, ताकि मेरा देवता प्रसन्न होकर मुझे साधारण मानव सा आकार व इस राजकुमारी के अनुरूप सुंदर रूप दे, ताकि मैं इससे ब्याह कर सकूं। अतः मानव, अब तुम्हें मेरे लिए कल तक 100 मनुष्यों को यहाँ पर लाना है, समझे? 100 किंतु परंतु कुछ नहीं, कल तक तुम्हें 100 मानव यहाँ पहुँचाने हैं, वरना मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊँगा। जी राक्षस राज। बांकेलाल जाने के लिए मुड़ा, किंतु तभी ध्रुव, बांकेलाल विश्वासघाती, तूने हमारे महाराज के साथ और हमारे साथ विश्वासघात किया है। ईश्वर इसके लिए तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। नीच, तू मेरे पिताजी के साथ विश्वासघात कर रहा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उफ राजकुमारी, इसे पहले मेरे लिए 100 मनुष्यों की व्यवस्था कर लेने दो, ताकि मैं सुंदर मानव जैसा हो जाऊं। फिर यदि तुम कहोगी तो मैं इसे कच्चा चबा जाऊंगा। मैं थूकती हूँ तुम पर, इस कमीने इंसान पर, थू। फिर वापस राजमहल लौटते हुए बांकेलाल सोच रहा था, बेटा बांकेलाल, राजकुमारी सपनलता की जिंदगी तेरी मौत का पैगाम है, क्योंकि यदि राजकुमारी कभी राक्षस की कैद से भाग निकलने में सफल हो गई या फिर राक्षस राजकुमारी से ब्याह करने में सफल हो गया तो राजकुमारी राजा को तेरी मक्कारी की कहानी सुना देगी और तब तेरे गले में होगा फांसी का फंदा। बस बेटा बांकेलाल, यह समझ ले कि राजकुमारी का जीवन तेरी मौत है और राजकुमारी की मौत तेरा जीवन। जल्दी से किसी तरह राक्षस के हाथों राजकुमारी को ठिकाने लगा और फूट ले यहाँ से, जान बची तो लाखों मिलेंगे। लेकिन राजकुमारी की मौत उस राक्षस के रहते नहीं हो सकती है। अरे यदि मैं उस तोते को चुपके से मार दूं तो राक्षस समझेगा राजकुमारी ने मारा है और वह फिर राजकुमारी को मार देगा। अरे वाह, ये वह मारा पापड़ वाले को।
वह सोचते ही वह खुशी से उछल पड़ा। फिर राजमहल पहुंचते ही, यह क्या बांकेलाल, आज भी तुम अकेले ही वापस आए हो? हमारे वे 5 सैनिक कहाँ हैं जो तुम्हारे साथ गए थे? महाराज, आप उन सैनिकों की जरा भी चिंता न करें, उन्हें मैं 10 सींगों वाले राक्षस की निगरानी में लगा आया हूँ। क्या, तो तुमने उस राक्षस को ढूंढ लिया? शाबाश, लेकिन हमारी बेटी तो सुरक्षित है ना? जी महाराज, राजकुमारी जी ठीक है और उम्मीद है कि कल तक मैं उन्हें उस राक्षस के चुंगल से मुक्त कर यहाँ लाने में सफल होऊंगा। हाँ, मुझे कल कल 100 वीर व साहसी सैनिकों की मदद की आवश्यकता है। ठीक है बांकेलाल, हम 100 सैनिक तुम्हारे साथ भेज देंगे। लेकिन बांकेलाल जी, उन 100 सैनिकों के साथ कल मैं भी आपके साथ चलूंगा। यह तो बहुत ही अच्छा होगा मूर्ख सेनापति। यदि तू स्वयं ही मौत के मुंह में जाना चाहता है तो मैं क्या करूं? दूसरे दिन, सेनापति जी, यही है 10 सिंगों वाले राक्षस का महल। आप लोग यहीं रुककर मेरे अगले किसी आदेश या इशारे का इंतजार करें। मैं अंदर जाकर स्थिति को देखता हूँ। यदि मैं राक्षस के महल में चुपके से घुसकर उसके प्राणों प्रिय तोते को मार दूं तो वह राजकुमारी को मार देगा, लेकिन मेरे भीतर घुसते ही उसे मेरी गंध से पता चल जाएगा। तभी उसे अपने पास रखी कस्तूरी का ध्यान आया तो उसकी आंख चमकने लगी। वाह, बन गया काम मित्र, यह कस्तूरी है। इसकी महक के सामने प्रत्येक महक या गंध छिप जाती है। फिर उसने अपनी जेब से कस्तूरी निकाली और महल में चला गया। अंदर पहुंचकर, वाह, सामने ही वह कमरा है जिसमें राक्षस के प्राणों प्रिय तोता है। ईश्वर, मेरी मदद करना। बांकेलाल सामने वाले कमरे की ओर बढ़ा और उसी महल के अन्य कमरे में, अरे यह तो कस्तूरी की सुगंध है। लगता है कोई हिरण मेरे महल में प्रवेश कर गया है। हाँ तो राजकुमारी, बोल, तू मेरे साथ विवाह करने को तैयार है या नहीं? कदापि नहीं, मैं थूकती हूँ तुम पर। क्या तेरी यह मजाल? मन तो करता है तुझे अभी इसी वक्त कच्चा चबा जाऊं। कहने के साथ ही राक्षस भयानक अंदाज में राजकुमारी सपनलता की ओर बढ़ा। उधर बांकेलाल ने पिंजरा खोलकर तोते को कसकर पकड़ा। उफ, यह क्या, ऐसा लगता है किसी ने मेरी कमर कसकर पकड़ ली है। आह, लगता है कोई मेरे प्रिय तोते तक पहुंचने में सफल हो गया है। राक्षस ने बाहर की ओर भागना चाहा लेकिन भाग नहीं सका। यह रहस्य कोई नहीं जानता था कि उस तोते में राक्षस के प्राण छिपे हैं। ठीक उसी समय बांकेलाल ने तोते की एक टांग तोड़ दी और तोते की टांग टूटते ही राक्षस की भी एक टांग टूट गई। किसी तरह जमीन पर घिसटता राक्षस बांकेलाल के पास पहुंचा। दुष्ट मानव, यह तू क्या कर रहा है? फौरन इस तोते को छोड़ दे वरना मैं तुझे जीवित ना छोड़ूंगा। ओ बेटा बांकेलाल, आज तेरी मृत्यु निश्चित है। यह राक्षस तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और मारे भय के बांकेलाल लहराया और अगले ही पल वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसके नीचे दबकर तोता मर गया। तोते के मरते ही राक्षस के भी प्राण पखेरु पखेरु उड़ गए, क्योंकि उसी तोते में राक्षस के प्राण थे। अरे, यह राक्षस तो मर चुका है। लगता है राक्षस को मारने के चक्कर में बांकेलाल जी भी बेहोश हो गए हैं। मैं तो इसका मतलब अब तक मैं इस योग को बेकार ही गलत समझती रही। इसने तो वाकई इस राक्षस को मारकर कमाल कर दिया। बांकेलाल को उठाकर शीतलगढ़ के महल में लाया गया। दूसरे दिन राजा विजयन सिंह ने बांकेलाल को 500 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में देकर सम्मान सहित विदा किया। और अरे वाह, इतने बड़े राक्षस को मारकर राजकुमारी को छुड़ाने का पुरस्कार बस 500 स्वर्ण मुद्राएं। इतने बड़े काम के लिए तो राजा को इस राजकुमारी से मेरा विवाह कर देना चाहिए था। चल बेटा बांकेलाल, लोग तुझे मुकद्दर का धनी कहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो तू ही जानता है। दूसरे को करोड़ों का लाभ होता है तो तुझे धेला मिलता है। ओ ऊपर वाले, आखिर कब तक धनवान बनने के चक्कर में यूं ही भटकता रहूँगा। समाप्त।